डियर स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले टर्म पर मजदूरी के बारे में अध्ययन किया था। न्यूनतम मजदूरी कैसे होगी, उसका भुगतान कैसे होगा, उसके कार्यों का निर्धारण कैसे होगा। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी आता है कि जो विभिन्न उद्योग धंधों में जो विभिन्न स्त्री पुरुष काम करते हैं उनकी लिए मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा। एक ही प्रकृति पर एक ही प्रकार के एक ही कार्य को, एक ही उत्तरदायित्व को निष्पादित करने वाले, एक क्रम में काम करने वाले जो कर्मचारी होते थे भारत में, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती थी। अगर वहाँ पर स्त्रियों को कम मजदूरी दी जाती थी, पुरुषों को ज़्यादा मजदूरी दी जाती थी। जबकि स्त्रियों के कई जगह तो कार्य के घंटे भी बढ़ा दिए जाते हैं, उस तो भी उनको कम मजदूरी दी जाती थी। इस विभेद को समाप्त करने के लिए हमारे देश में श्रमिक कल्याण के दृष्टिकोण से समान मजदूरी अधिनियम 1976 पारित किया गया। ये अधिनियम पूरे देश में लागू है। केंद्रीय सरकार के पास में इसे विभिन्न उद्योगों, नियोजनों में लागू करने की शक्ति प्राप्त है। हमारे देश में अधिकांश जगह पर यह अधिनियम लागू किया जा सकता है। अगर किसी अधिनिर्णय, समझौते या सेवा की संविदा या किसी अन्य कानून के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के विरोध में हो तो वहाँ इसी अधिनियम के उपबंध लागू होंगे। अब हम सबसे पहले जो बातचीत करते हैं वो ये बात करेंगे कि पुरुष और स्त्री जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक है, इनको पारिश्रमिक देने के संबंध में नियोजक का क्या दायित्व है। एक नियोजक का यह दायित्व है कि एक ही समान कार्य पर लगे किसी भी कामगार को उन दरों से कम दरों पर मजदूरी, चाहे वह नगद हो या अन्य किसी प्रकार से हो, नहीं देगा जिन दरों से वैसे ही काम पर लगे किसी पुरुष कामगारों को देय होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, अगर एक नियोजक का ये दायित्व है कि कोई ऐसा कर्मचारी जो चाहे उसका मजदूर का भुगतान आप नगद में करते हो या किसी अन्य प्रकार से करते हो, तो वहाँ पर कार्यरत स्त्रियों को भी वही पारिश्रमिक उसी दर से देना पड़ेगा जिस दर से जो पुरुष का कर्मचारी है उनको देय होता है। इन उपबंधों के अनुपालन के लिए कोई भी नियोजक किसी कामगार को देय पारिश्रमिक की दर को घटा नहीं सकता है। चाहे जिस स्थापना या नियोजन में इस अधिनियम के लागू होने के पहले पुरुष और स्त्री कामगारों को एक ही या समान कार्य के लिए देय पारिश्रमिक दरों में केवल लिंग के आधार पर भिन्नता रही है, वहाँ इस अधिनियम के लागू होने पर जो उच्चतम दर है जो पुरुषों को देय होती है सामान्यतः, वो ही सबको लागू होगी। अर्थात स्त्रियों को पुरुषों के समान ही वे मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अधिनियम के अधीन एक ही या समान प्रकृति के कार्य में से ऐसे कार्य का बोध जिसे अगर पुरुष या स्त्री द्वारा समान दशाओं में किया जाए तो उसमें वांछित कौशल, प्रयास या दायित्व समान हो तथा उसमें किसी पुरुष या स्त्री द्वारा किए जाने वाले कौशल, प्रयास या दायित्व संबंधी भिन्नताएं नियोजन की शर्तों एवं दशाओं के प्रयोजनों के लिए व्यावहारिक महत्व के नहीं हो चाहे तो वहां पर पुरुष और स्त्री कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ऐसे कारखाने, ऐसे नियोजक, ऐसे संस्थान जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को एक जैसा कार्य दिया जाता है, उनमें एक प्रकार के दायित्व, एक प्रकार की योग्यताएं, एक प्रकार के कौशल, एक प्रकार के सारी बातों की जरूरत होती है, तो वहाँ पर लिंग के आधार पर आप उनके वेतन में कोई भी भिन्नता नहीं कर सकते हैं। और जो स्त्री और पुरुष में जो भिन्नता अगर किसी कारण से है तो उसे आपको दूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला मजदूरी अधिनियम का दायित्व ये है। दूसरा इसमें यह है कि अगर हम स्त्री और पुरुष कामगारों की भर्ती के बारे में देखते हैं तो, और भर्ती के बारे में भी है तो उनके नियोजन की जो शर्तों में जो भेदभाव है उसका भी ये अधिनियम प्रतिशोध करता है। अर्थात ये एक्ट बताता है कि जहां स्त्रियों के नियोजन को या उनकी नियुक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, उन स्थितियों को छोड़ करके बाकी के किसी भी जगह पर आप स्त्रियों के अपॉइंटमेंट में उनके नियोजन के लिए आप उनके साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। स्त्रियों के साथ में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि ये स्त्री है, और स्त्रियों की भर्ती के उपरांत उनकी सेवाओं की दशाओं जैसे पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानांतरण के संबंध में भी
किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। अगर भेदभाव संबंधी उपयुक्त उपबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, छटनी कर्मचारी या अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों से संबंध प्राथमिकताओं या आरक्षण के साथ लागू नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य यह है हमारा इस विषय में कि हमारे देश में जो स्त्री और पुरुष है उसमें इस आधार पर उनके रिक्रूटमेंट में, उनके सिलेक्शन में, उनके प्रमोशन में, उनके ट्रांसफ़र में कोई भेद नहीं किया जाएगा कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। अगर अन्य कोई रीजन हुआ तो उसके आधार पे दोनों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, कोई भेद किया जा सकता है, किंतु स्त्री और पुरुष के आधार पर उनके नियोजन में या उनकी भर्ती में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ये है कि हमारे यहाँ पर इन सारे कार्यों को संपन्न करने के लिए सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है। स्त्रियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र या राज्य सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन कर सकती है। सलाहकार समितियों में सरकार द्वारा मनोनीत कम से कम 10 सदस्य होंगे और इन 10 सदस्यों में से 50% अर्थात कम से कम 5 स्त्रियां होंगी। समिति का मुख्य कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित या विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों या नियोजनों में स्त्रियों को नियोजित किया जा सकने के संबंध में सलाह देना है। सलाह देते समय सलाहकार समिति को कतिपय बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे संबंध प्रतिष्ठान या नियोजन में नियोजित व्यक्तियों की संख्या, कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे, नियोजन के लिए स्त्रियों की उपयुक्तता, स्त्रियों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता तथा समिति द्वारा समझी जाने वाली अन्य सुसंगत बातें। समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा संबंधित व्यक्तियों को अभ्यावेदन का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद समुचित सरकार स्त्री कामगारों के नियोजन के संबंध में निर्देश दे सकती है। अब हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से मामलों में ऐसे कौन से विशिष्ट मामले होते हैं जिनमें ये अधिनियम हमारा लागू नहीं होता है। जहां किसी कानून के अंतर्गत महिलाओं के नियोजन की शर्तों और दशाओं के संबंध में विशेष व्यवहार की व्यवस्था है, वहां इस अधिनियम के नियम लागू नहीं होंगे। जहां बच्चों के जन्म या संभावित जन्म या सेवानिवृत्ति, विवाह या मृत्यु से संबंध नियोजन की शर्तों एवं दशाओं के संबंध में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, वहां भी इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। तो ये कुछ ऐसे विशेष मामले हैं, विशिष्ट मामले हैं जिसमें ये अधिनियम हमारा लागू नहीं होता है। अब हम बातचीत करेंगे कि इसके बारे में अगर कोई शिकायतें या दावे करने हो तो उसका क्या रहेगा। अधिनियम के अधीन दावों एवं शिकायतों तथा निर्धारण के प्रयोजन के लिए सरकार प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। ऐसा पदाधिकारी निम्न कोटि का पदाधिकारी नहीं होगा। ऐसे दावों या शिकायतों को विहित तरीके से करना आवश्यक है। प्राधिकारी के लिए दावे या शिकायत के संबंध में आवेदक तथा नियोजक को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है। अर्थात अगर किसी नियोजक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसको आपको सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। उनकी बिना सुनवाई के आप इस शिकायत का निर्धारण नहीं करेंगे। ऐसे प्रत्येक प्राधिकारी को एविडेंस लेने, गवाहों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और दस्तावेजों को पेश करवाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है। प्राधिकारी के निर्णय से विक्षुब्ध व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति आदेश के 30 दिनों के अंतर सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। बताने का तात्पर्य इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस किसी प्रकार की इस संबंध में कोई शिकायत करता है तो वह संबंधित प्राधिकारी के पास में शिकायत कर सकता है। संबंधित प्राधिकारी गवाहों को बुला सकता है, नियोजक को सुनवाई का अवसर देगा, गवाहों को बुलाएगा, आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दे सकता है और उसके आधार पर अपना निर्णय देगा। यदि दोनों भी पक्षकारों में से जो भी पक्षकार इस दावे और शिकायतों के संबंध में अगर निर्णय से असंतुष्ट होता है तो निर्णय की तिथि से 30 दिनों के अंदर वो सरकार द्वारा जो अपीलीय अथॉरिटी है उसके पास में वो अपनी अपील कर सकता है। इसी प्रकार से केंद्र और राज्य सरकारें
इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुपालन से संबंधित जांच के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। निरीक्षक भारतीय दंड संहिता के अधीन लोक सेवक होता है। निरीक्षक को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं में कुछ शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे वह किसी भी भवन, कारखाना, परिसर में प्रवेश कर सकता है। वह नियोजक से कामगारों के नियोजन से संबंधित रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों को पेश करने की बात कर सकता है। वह जो अधिनियम के उपबंधों के अनुपालना के संबंध में कोई साक्ष्य लेना है, कोई एविडेंस लेनी है, उसकी बात कर सकता है। वह जो कामगारों के संबंध में नियोजक, उसके अभिकर्ता या सेवक से पूछताछ कर सकता है, किसी रजिस्टर या उसकी अन्य की नकल ले सकता है। हालांकि इसमें जो अधिनियम के कृत्यों के लिए जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसको कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो सामान्यतः उसको 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 1 महीने का कारावास, फिर अगर इसमें अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं, कोई 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना, ये महत्वपूर्ण ऐसे कुछ बातें हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं अधिनियम में जो कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण उपबंध है उसमें है रजिस्टरों का अनुरक्षण, कंपनियों के द्वारा अपराध के बारे में है, अपराध का कॉग्निजेंस लेना, नियम बनाने के बारे में कुछ बातें करना, ये सारी बातें भी इसमें दी गई है। तो रजिस्टरों के अनुरक्षण के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक नियोजक को अपने यहाँ पर प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में निर्धारित रजिस्टर और दस्तावेजों को रखना आवश्यक है। अगर कंपनियां किसी प्रकार का कोई अपराध करती है तो उस अपराध के कारण से जो व्यवसाय के संचालन में, प्रभार में या कंपनी के, तो उसको उसके अभियोग चलाया जाएगा और उसको दंडित किया जा सकता है। अगर अधिनियम के अंतर्गत किसी अभियोग का विचारण मेट्रोपोलिटन या प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से न्यून कोटि का न्यायालय ही कर सकता है, मतलब उससे ऊपर का वो अन्यून कोटि का न्यायालय कर सकता है। इसमें न्यायालय स्वयं भी संज्ञान ले सकता है और किसी पदाधिकारी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर भी ले सकता है। इस अधिनियम के उपबंधों को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार के पास में विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियाँ भी होती है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारे देश में समान कार्य के लिए समान मजदूरी का जो अधिनियम है वो काफ़ी हद तक प्रभावी है और वर्तमान में इस अधिनियम की जो जिस समय बनाया गया था उस समय देश की अलग स्थितियाँ थी, किंतु आज इस अधिनियम के प्रावधान अधिकांश जगह पर इम्प्लीमेंट होते हैं, लागू होते हैं तथा एक जैसे कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन का भुगतान किया जाता है। थैंक्स टू ऑल मेंबर।